हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सार्थक नर्सिंग क्लासेस में। कल हमने मतलब लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि जब ब्लड वेसल्स जो हमारी डैमेज होती हैं, तो डैमेज होने के बाद जब ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने के बाद जब उस एज पर ब्लड वेसल्स की एज पर प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं, एक प्लग का फॉर्मेशन करती हैं, तो वहां पर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग को आल्सो नोन एज कोआगुलेशंस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग को हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग की? ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोसेस by which blood change from liquid in gel to stop bleeding from damaged blood vessels। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें? लिक्विड से जेल के अंदर चेंज हो जाता है। क्यों होता है? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ठीक है। जैसे ये कोई ब्लड वेसल्स है, यहां से इस तरह से जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है रेगुलर। ठीक है। जब ये ब्लड वेसल्स यहां से डैमेज होती है, ठीक है, डैमेज हुई, तो यहां से जो है इस तरह से ब्लड बाहर की तरफ निकल के आता है। तो जो प्लेटलेट्स जो होती हैं इस एज पे क्या होती हैं? इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं इस तरह से, और अपना इस तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? प्लग फॉर्मेशन करती हैं। पहले इसमें ब्लड का कॉन्स्ट्रक्शन, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है। कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो प्लेटलेट्स हैं यहाँ पर इकट्ठी होती हैं, एग्रीगेट होती हैं और एक प्लग का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे ये क्या होता है कि उस पर इस तरह से उसको कवर कर लेती हैं और ब्लीडिंग जो है वहां पर स्टॉप हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो जो ब्लड क्लॉटिंग जो है इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेमोस्टासिस। ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हेमोस्टासिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हेमोस्टासिस में जैसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद प्लग फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं। ठीक है। तो उसका ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसके लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। देयर आर सम फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग। ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग known as clotting factors। clotting factors।
ठीक है। जो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जिन फैक्टर्स की हमें जरूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कुछ जो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कितने हैं टोटल, 13 टोटल जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन 13 में से एक ऐसा फैक्टर्स होता है जो कि कैसा होता है, वो एब्सेंट होता है। कैसा होता है, वो एब्सेंट होता है। एक 13 टोटल 13 काउंट करते हैं, उन 13 में से एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट कितने हो गए, तो प्रेजेंट फैक्टर्स जो है 12, टोटल 12 हैं, लेकिन हम काउंट कितना करते हैं, उनको 13 फैक्टर्स में काउंट करते हैं। जो एब्सेंट होता है वो कौन सा फैक्टर है आपका, फैक्टर नंबर 6। ठीक है, तो फैक्टर नंबर 6 जो होता है वो एब्सेंट काउंट होता है, क्योंकि वो अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इसलिए उसको एब्सेंट के रूप में उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो काउंट अमाउंट पता चल गया कि कितने अमाउंट में होते हैं या कितने नंबर्स में होते हैं, तो 13 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अब फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आपका फिब्रिनोजेन। ठीक है, सेकंड कौन सा है आपका, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कौन सा है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसका अदर नेम बोल सकते हैं हम टिश्यू फैक्टर्स। ठीक है, फोर्थ वन है आपका कैल्शियम। फिफ्थ नंबर है आपका लेवाइल। और जो हमने बताया था पहले कि ये कौन सा है, एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 आता है। 7 में स्टेबल स्टेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। यहां पर लिखते हैं हम 8। ठीक है, यहां होगा आपका 9, यहां 10, यहां 11 और यहां 12। ठीक है, तो 8th कौन सा है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर्स। जो हेमोफिलिया जो डिजीज होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो फैक्टर नंबर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से उसके अंदर हेमोफिलिया जो डिजीज है वो हो जाती है। 9 कौन सा है आपका, 9 है आपका क्रिस्मस फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स से भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टैंक्स जो है वो है आपका स्टुअर्ट ट्रॉवर फैक्टर्स। 11 जो है आपका वो है आपका प्लाज्मा, थ्रोम्बो
प्लास्टिन, एंटीसीडेंट, पीटीए बोल सकते हैं। और 12 नंबर है आपका, 12 नंबर है आपका हैगीमन फैक्टर्स। और लास्ट जो आपका 13 बचता है, सॉरी 13 में आपका हैगमैन फैक्टर हो गया, 13 में सॉरी 12 आपका हैगमैन फैक्टर हो गया, और 13 जो है आपका फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके 13 टोटल जो है फैक्टर्स हो गए। आपका फर्स्ट हो गया फिब्रिनोजन, सेकंड हो गया प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी टिश्यू फैक्टर्स, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लेवाइल, सिक्स एब्सेंट, सेवन स्टेबल, एट एंटी हेमोफिलिक फैक्टर्स, नाइन क्रिस्मस फैक्टर्स जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं 8 और 9, इन दोनों की डेफिशिएंसी से हेमोफीलिया जो है डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसको हम उसके बाद 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर्स, 11 है प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए, 12th है आपका हैगमैन फैक्टर्स, एंड लास्ट वन 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये फैक्टर्स हैं किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर अपना फंक्शंस करते हैं या अपना उसमें जो नेसेसरी होते हैं उसमें कैसे ये अपना यूजफुल होते हैं। यानी स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग। स्टेजेस ऑफ, ठीक है, इसके टोटल स्टेज जो है वो 3 हैं। और 3 में कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोमिन, एक्टिवेटर्स। ठीक है, प्रोथोमिन एक्टिवेटर्स का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे और जो यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसको नोट्स बनाएं उसका, जो कि आपके किसी भी आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर इसकी आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपका वही सार्थक नर्सिंग क्लासेस के नाम से है। वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स जो है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कन्वर्सेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, एंड थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फेब्रिन। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस के अंदर जो है ब्लड क्लॉट होता है, उसमें हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स में क्या है। सबसे पहले आपका
फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का फॉर्मेशन, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है, ये कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उसमें से एंडोथेलियल डैमेज होती है, एंडोथेलियल, ठीक है, डैमेज, सॉरी इसमें ये 2 पाथवेज में होता है। ये क्या है, 2 पाथवेज में होता है। इसके फर्स्ट इज इंट्रिंसिक पाथवे, और सेकंड इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं कि वो अपना क्या होता है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है इंट्रिंसिक में, तो एंडोथेलियल जो एंडोथेलियल डैमेज प्लस कोलेजन एक्सपोज। ठीक है, जैसे एंडोथेल, ये कोई ब्लड वेसल्स है, यहाँ से डैमेज हुई, और डैमेज हुई तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कोलेजन्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और ये एंडोथेलियल डैमेज हुई, कोलेजन एक्सपोज हुआ। अब क्या होगा, यहां से क्या होता है कि जो फैक्टर्स नंबर जो 12 होता है, 12 फैक्टर्स नंबर जो होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। किसमें होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ जो ये जब डैमेज होता है, कोलेजन एक्सपोज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, 12 जो एक्सपोज होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर था 12, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में था। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, वो एक्टिव फॉर्म में हो गया। फिर एक्टिव फॉर्म में होने के बाद जो 12th फॉर्म होता है वो क्या करता है, सीधे उसको 11th जो नंबर का जो होता है, ठीक है, फैक्टर्स नंबर 11 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है। यहां पर ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इसमें आगे, जो जहां पर जो एक्टिव हुआ 11th, ये क्या करेगा, 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स को, 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और एक्टिव जो करेगा, ठीक है, एक्टिव जो करेगा वो किसकी उपस्थिति में करेगा, एक्टिव जो करता है यहां तो ऐसे चला आ रहा है, तो ये जो एक्टिव करेगा वो कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करेगा, इस 9th को एक्टिव, सॉरी 9th को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देता है या एक्टिव कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो 10th जो होता है, 10th नंबर का जो आपका एक्टिव फॉर्म वो है आपका फैक्टिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो क्या करेगा, 10th को एक्टिवेट कर देता है। यहां ये 10th जो एक्टिवेट हो गया, 10th एक्टिवेट हुआ, किसकी उपस्थिति में हुआ, आपका फैक्टर्स 8 और कैल्शियम, फैक्टर 8 और कैल्शियम की उपस्थिति में 10th जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहां पर इसको अभी बताएंगे, यहां पर खत्म करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब ये डैमेज होती है, कोलेजन एक्सपोज होता है,
तो वहां से प्लेटलेट्स क्या होती है, सीक्रेट रूप से होते हैं, यानी प्लेटलेट्स क्या है, एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स के एक्टिव होने से क्या होता है, फॉस्फोलिपिड भी वहां से निकलता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी निकलता है, और फॉस्फोलिपिड जो है यहां से जो 10th निकला तो यहां पर बन जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये अभी एक ही है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स का फ्लो है। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा है, ऊपर बनाते हैं इसको। इंट्रिंसिक का देख लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा था नीचे। यहां से डैमेज हुई एंडोथेलियल प्लस कोलेजन एक्सपोज हो गए। ठीक है, कोलेजन एक्सपोज हुए, उसकी वजह से क्या होगा, यहां से आपका 12th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर्स था वो कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से 12th 40, तो 12th जो है वो उसको आपके 11th को एक्टिवेट कर देता है। ये 11th एक्टिवेट हो गया। ठीक है, 11th के एक्टिवेट होने की वजह से ये 11A कैल्शियम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम की उपस्थिति में 9th क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जब 9th एक्टिवेट हो जाता है, 9th जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या होता है कि यहां पर 9th जो एक्टिवेट हुआ वो हुआ कैल्शियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हुआ, कैल्शियम की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, अब यहाँ कैल्शियम की उपस्थिति में 9th ए जो है एक्टिवेट हो गया। 9th ए एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि जो 10वां नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर्स था जो इनएक्टिव था वो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन किसकी उपस्थिति में एक्टिव होगा, किसकी उपस्थिति में एक्टिव होगा, कि वो कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स 8। ठीक है, तो क्लॉटिंग कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर 8 की उपस्थिति में क्या है, आपका 10th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर था वो एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हुआ यहां पर 10th वाला, तो यहां से सीधा आपका ये जाएगा किसकी उपस्थिति में, क्लॉटिंग फैक्टर 5 और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में यहां पर आपका फॉर्मेशन होगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स, और हम किसका एक्टिवेट कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। लेकिन इसके साथ साथ इसी में यहां से प्लेटलेट्स निकलती हैं और वहां से फॉस्फोलिपिड निकलता है, यानी प्लेटलेट्स थी वो आई, उन्होंने वहां से उसका फॉस्फोलिपिड को भी वहां से सीक्रेट हुआ, और फॉस्फोलिपिड सीधे आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट पे वर्क करता है। अब ये तो हो गया इंट्रिंसिक। अब हम एक्सट्रिंसिक में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू डैमेज हुए प्लस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, यहां से निकला आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और प्लस फॉस्फोलिपिड ये निकला। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जब निकलता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और जो फॉस्फोलिपिड निकलता है, तो देखिए ये जो 10th जो वो है आपका यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये 10th ये दोनों तरफ पाया जाता है, दोनों तरफ एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जो 10th फॉर्म जो था आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो अब कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। किसकी उपस्थिति में होता है,
फैक्टर नंबर 7 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? फैक्टर नंबर 7 की उपस्थिति में 10th जो फैक्टर था वो एक्टिव हो जाता है। अब इसके एक्टिव होने से क्या होता है, ये सीधा आपके प्रोथोमिन पर वर्क करता है, और किसकी उपस्थिति में? आपके कैल्शियम और फैक्टर नंबर 5 की उपस्थिति में। ठीक है, कैल्शियम नंबर 5 की उपस्थिति में ये अपना काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? कैल्शियम और 5 और थ्रोम्बिन भी आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का जो पाथवे था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों का पाथवे था। एक बार दोबारा से जैसे डैमेज हुआ और वहां से जो 12th नंबर फैक्टर्स था वो एक्टिव हुआ। एक्टिव होने की वजह से उसने 9 को एक्टिव किया, सॉरी 11th को एक्टिवेट किया। 11th ने क्या किया? कैल्शियम की उपस्थिति में फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया, और फैक्टर नंबर 9 ने कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8 की उपस्थिति में 10th को एक्टिवेट किया, और 10th ने क्या किया? फैक्टर नंबर 5 और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट किया। यहां से प्लेटलेट्स निकली, वहां से फॉस्फोलिपिड निकला और उसने उस पर वर्क किया। ऐसे यहां पर ये प्रोसेस चली। ठीक है, तो इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट या प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है? कन्वर्सेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में चेंज होना। तो इसमें क्या था? इसमें क्या था कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन था जो हमने वहां पर बनाया, ठीक है, जो अभी फर्स्ट स्टेज में जो हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किया, उसी का अब क्या है? थ्रोम्बिन में चेंज होना है। कैसे चेंज होता है कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, चेंज हो गया आपका किसमें? थ्रोम्बिन में। क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन जो था वो चेंज हुआ किसमें? थ्रोम्बिन के अंदर चेंज हो गया। किसकी उपस्थिति में चेंज हुआ? प्रोथ्रोम्बिन जो अभी हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किया था उसकी उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स या प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन के अंदर क्या है? चेंज हो जाता है। तो इस तरह से थ्रोम्बिन बन गया। अब जो थर्ड स्टेज थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। यानी जो फिब्रिनोजेन था वो फिब्रिन में अब क्या हो गया? चेंज होना है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि फिब्रिनोजेन किसमें चेंज हो गया? फिब्रिन में। और लेकिन जब जो ये जो चेंज हुआ है फिब्रिनोजेन फर्स्ट में फिब्रिनोजेन जब फिब्रिन के अंदर चेंज हुआ है तो ये कैसा था? लूज स्ट्रैंड। कैसा बना? एक लूज स्ट्रैंड के उसमें बना। ठीक है, अब यहां पर ये देखना है कि जो ये जैसे ये चेंज हुआ इन दोनों की उपस्थिति में, तो ये जो चेंज हुआ किसकी उपस्थिति में हुआ? थ्रोम्बिन। ये जो यहां हमने फॉर्मेशन किया इसका, तो ये थ्रोम्बिन की उपस्थिति में क्या है? ये चेंज हुआ। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में ये क्या है? फिब्रिनोजेन फिब्रिन में चेंज हो गया। लेकिन क्या बना? ये लूज स्ट्रैंड बना, एक लूज उसमें बना। तो लूज में तो उसमें नेक्स्ट में क्या होता है कि फिब्रिन। अब ये जो फिब्रिन बना ये कैसा बना? टाइट स्ट्रैंड। ठीक है, पहले लूज था, अब वो क्या है कि
टाइट बना दूसरे में, टाइट किसकी उपस्थिति में बना, टाइट बना आपका फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर कैल्शियम, या फैक्टर नंबर 4 यानी कैल्शियम, और आपके 8 नंबर के जो क्लॉटिंग फैक्टर थे उसकी उपस्थिति में जो फेब्रिन था वो अब टाइट स्ट्रैंड में चेंज हो चुका है। तो ये पूरी फॉर्मेशन थी या स्टेशंस थी जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है आपका प्रोथोमिनेज, ठीक है, एक्टिवेटर्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेज में जो है प्रोथोमिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है प्रोथोमिनेज की उपस्थिति में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन जो होता है फिब्रिन के अंदर चेंज होता है, ठीक है, फिब्रिन के अंदर चेंज होता है आपका किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। लेकिन वो बनता कैसा है, एक लूज स्ट्रैंड के रूप में बनता है। जब वो टाइट स्ट्रैंड बनता है तो लेकिन उसके लिए उसको कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8 की नीड होती है। तो जब दोनों मिलते हैं तब वो एक टाइट स्ट्रैंड के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये आपने सबको देखा कि सबने देखा कि ये पूरी प्रोसेस थी क्लॉटिंग फैक्टर्स के स्टेजेस के बारे में। अब यहाँ पर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड हैं और काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे गए भी हैं, पूछे जाते भी हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कौन कौन से हैं ऐसे, जैसे ऑल फैक्टर्स आर synthesized and stored in liver, ठीक है। सबसे पहले जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका सभी का सिंथेसिस और स्टोरेशन वो कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। दूसरा, ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा except calcium because it is ions। सभी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं एक सिर्फ कैल्शियम को छोड़ करके, ठीक है। थर्ड, विटामिन के इज necessary for synthesis of clotting factors, ठीक है। तो विटामिन जो के है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। तीसरा, विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड clotting factors to 7, 9 and 10, ठीक है। जो विटामिन के जो है 2, 7, 9, 10 2, 7, 9, 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, नंबर के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके सिंथेसिस करने में हेल्प करती है या उनके लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। इसके अलावा एंड प्रोडक्ट ऑफ blood clotting and product of blood clotting is fibrin, ठीक है। तो आपके जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है, फेब्रिन है। और उसके अलावा इसमें लास्ट ब्लड विटामिन के एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन
along with small intestine, ठीक है। तो यहां तक ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप सबको पता ही चल गया कि स्टोरेज और सिंथेसाइज लीवर के अंदर होता है। जितने भी फैक्टर्स थे वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम एक आयन होता है। विटामिन के नेसेसरी होता है सिंथेसिस के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, जो कि 2, 7, 9, 10 का सिंथेसिस करते भी है, ठीक है। फिब्रिन जो है एक क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्लॉटिंग फैक्टर्स ने प्रोसेस का क्या है, एक एंड प्रोडक्ट होता है फिब्रिन। और विटामिन के एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका जो है मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। तो ये आज हमारा ब्लड क्लॉटिंग था, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।